हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं। ये केमिस्ट्री का करेंगे, रसायन विज्ञान का। ये विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स के लिए एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी होंगे, जहां भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल में जैसे कि BSSC ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, एवं अन्य स्टेट में भी जो शिक्षक के एग्ज़ाम होते हैं, या फिर SI के एग्ज़ाम होते हैं, या फिर बिहार में भी दरोगा के एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। कभी भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट है, तो स्टैटिक पार्ट से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते हैं। ठीक है, साइंस से ये या फिर और भी जो भी सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये केमिस्ट्री का है, रसायन विज्ञान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिश्र धातुएं से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। मिश्र धातु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो इनमें स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज, तांबा। तो तांबा इनमें मिश्र धातु नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखिए। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है, जबकि पीतल, ब्रॉन्ज तथा स्टील मिश्र धातुएं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है। तो ये सही है, जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है, सही है। और यसद में उपचयन क्षमता है। यसद में उपचयन क्षमता है, तो ये भी सही है और सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो ए आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ए आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि यसद में उपचयन क्षमता है, इस वजह से ए आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। जस्तेदार लोहे में जंग इसलिए नहीं लगता क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, जस्तेदार लोहे में जंग इसलिए नहीं लगता क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। तो यसद की परत विद्यमान होती है, सी आंसर हो जाएगा। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है, तो यसद की परत विद्यमान होती है, इस वजह से सी आंसर हो जाएगा। देखिए, यसद अथवा ये जस्ता अथवा यसद जिंक एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। जस्तीकृत लोहा पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल आदि ये पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है। लोहे को जंग रोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, किसका? तो जस्ते का लेप होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, किसका? तो जस्ते का लेप होता है, डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होता है। इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होता है, किसका? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना, किसका? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का, बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। एनोडाइजिंग एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। ध्यान रखेंगे इसको कि एनोडाइजिंग एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ
टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे में काम में लिया जाता है? तो एल्यूमिनियम का। ठीक है, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो एल्यूमिनियम का, सी आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग विशेषतया हवाई जहाज एवं रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारद धातु मिश्रण है, तो पारद धातु मिश्रण है किसका? तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु मिश्रण है तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ठीक है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, सी आंसर हो जाएगा। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनता है तो उसे अमलगम कहते हैं। चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है। ठीक है, चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती? तो ये लोहा जो है अमलगम नहीं बनाती है। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम ये सब बनाती है, लेकिन लोहा जो है अमलगम नहीं बनाती। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, अमलगम पारा और अन्य तत्वों से मिलकर बनता है, परंतु लोहा पारे के साथ नहीं मिलता। ठीक है, लोहा जो है पारे के साथ नहीं मिलता, अतः लोहे का अमलगम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से अमलगम किसे कहते हैं? तो पारा और जस्ता के मिश्र धातु को निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो पारा और जस्ता के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, सी आंसर होगा। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टांका एक मिश्र धातु है, तो टांका एक मिश्र धातु है किसका? तो टीन तथा शीशे की। टांका एक मिश्र धातु है, टीन तथा शीशे की मिश्र धातु है, ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, टांका या सोल्डर मिश्र धातु में सीसा 68% और टीन 32% होता है, ध्यान रखेंगे। टांका या सोल्डर मिश्र धातु में सीसा 68% और टीन 32% होता है। कांसा मिश्रित धातु है, कांसा मिश्रित धातु है किसका? तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। ठीक है, तांबा और टीन का मिश्र धातु है कांसा। कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है, ए आंसर हो जाएगा। कांसे में 88% तांबा जबकि 12% टीन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है? जर्मन सिल्वर में निकेल, जर्मन सिल्वर में निकेल और सोल्डर में सीसा और टीन का मिश्र धातु होना था। सोल्डर में टीन होता है। ठीक है, सोल्डर में टीन होता है। और ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन और हाइपो में सोडियम होता है, हाइपो में सोडियम। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, जर्मन सिल्वर या निकेल सिल्वर तांबा 50%, जस्ता 35% और निकेल 15% की मिश्र धातु है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जर्मन सिल्वर जो है या निकेल सिल्वर, इसमें तांबा, जस्ता और
निकल के मिश्र धातु है, इसमें चांदी नहीं होता है। ध्यान रखेंगे कि जर्मन सिल्वर जो है, सिल्वर नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें चांदी नहीं होता है। और सोल्डर एक गलनशील धातु अयस्क है। टीन तथा सीसा के सोल्डर नरम सोल्डर कहलाते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaClO2 है। ठीक है, CaClO2 होता है। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट या हाइपोसफेद क्रिस्टलीय गंधहीन ठोस होता है। ध्यान रखेंगे, सोडियम थायोसल्फेट या हाइपोसफेद क्रिस्टलीय गंधहीन ठोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत। तो अभी आपने देखा था कि जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है, तो 0% होगा, मतलब नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है कितना, तो 0%। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, तांबा, जस्ता और निकेल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कॉपर, जिंक और निकेल होता है, तांबा, जिंक और निकेल जर्मन सिल्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में क्या उपस्थित नहीं होता है, तो तांबा उपस्थित होता है, जस्ता होता है और निकेल भी होता है, लेकिन एल्युमिनियम नहीं होता है। ठीक है, एल्युमिनियम नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। तांबा, जस्ता और निकेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है। तो तांबे की मात्रा कांसा में अधिकतम है। ठीक है, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबा की मात्रा अधिकतम है, तो कांसा में तांबा की मात्रा अधिकतम है। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर और गन मेटल में कांसा में तांबे की मात्रा अधिकतम है। पीतल में 68 से 71% तांबा तथा शेष जस्ता उपस्थित होता है। कांसे में 88% तांबा। ठीक है, 88% तांबा होता है, ध्यान रखेंगे। जबकि 12% टीन उपस्थित होता है। जर्मन सिल्वर में तांबे की उपस्थिति लगभग 50% होती है और गन मेटल में 85% तांबा होता है। तो सबसे ज़्यादा कांसा में 88%, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होता है, तो तांबा होता है। ठीक है, पीतल में भी, कांसा में भी और जर्मन सिल्वर में भी तांबा उपस्थित होता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीतल निम्न की मिश्र धातु है। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। पीतल काफी बार पूछा जाता है, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोजन होता है। तो पीतल में तांबा और जस्ता का, जिंक का मिश्र धातु है ये पीतल। पीतल कौन सी धातुओं का संयोग होता है, तो तांबा और जस्ता का, सी आंसर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब काफी पूछ दिया जाता है, बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। तो इनमें से पीतल जो है तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है, ये सही है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। तो मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का थोड़ी ना है, ये तो लोहा का होता है ना, तो गलत हो गया। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। तो पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, तो ये सही है। और फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होता है, एक अनिवार्य रसायन है, तो ये नहीं है। ठीक है, गलत हो जाएगा। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है, ये गलत है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, ये नहीं। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का नहीं। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, कथन 1 एवं
3 सही है जबकि 2 और 4 गलत है, क्योंकि मैग्नेटाइट Fe3O4 जो है आयरन का अयस्क है। ठीक है, मैग्नेटाइट Fe3O4 आयरन का अयस्क है तथा फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होता है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि फोटोग्राफी में क्या प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होता है। ठीक है, काफ़ी बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। बी आंसर हो जाएगा। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, तो वो निकेल के कारण हो जाता है। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोजन से मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, तो निकेल के कारण अचुंबकीय हो जाता है। सी आंसर हो जाएगा। देखिए, मिश्र धातु में निकेल के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, जबकि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है। स्टील में अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो क्या, तो कार्बन की मात्रा। अभी आपने देखा था कि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है। तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है किसकी मात्रा, तो कार्बन की मात्रा, ध्यान रखेंगे। कठोरता प्रदान करने के लिए स्टील को कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, ये आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार रिपीट होता है तो इसलिए ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है। कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, तो क्रोमियम। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, तो क्रोमियम में। बी आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होता है। इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होता है। इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो है साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होता है। स्टील में यह गुण जो है क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है, ध्यान रखेंगे इसको। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, तो क्रोमियम है, ध्यान रखेंगे। बार बार पूछा जाता है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन है, तो क्रोमियम है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त धातु क्रोमियम। सी आंसर हो जाएगा। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी बार रिपीट होता है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो इनमें से कौन सा उस कार्य के लिए नहीं प्रयुक्त किया जाता है, तो कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, निकेल। तो इनमें सिलिकॉन नहीं प्रयुक्त किया जाता है,
ठीक है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो सिलिकॉन की नहीं प्रयुक्त किया जाता है। सिलिकॉन को कार्बन, मैग्नीज और निकल को प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील धब्बा रहित लोहा एक मिश्र धातु है जिसके संघटक तत्व इस प्रकार है। क्या क्या है इसमें स्टेनलेस स्टील में? तो आयरन 89.4%, ठीक है, क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35%, कार्बन 0.25%। इसमें सिलिकॉन नहीं होता है, जबकि अल्प मात्रा में निकिल 0.8% मिलाया जाता है। ध्यान रखेंगे, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन और निकिल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो धब्बा रहित मतलब जंग, ये धब्बा रहित स्टेनलेस स्टील, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो क्रोमियम है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। काफी बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे, कभी भी किसी भी एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो किसका? लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? तो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो लोहे में क्रोमियम मिलाया जाता है ना, क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्रोमियम और फिर निकल भी मिलाया जाता है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टील में कितना कार्बन होता है? तो स्टील में 0.1 से 2% तक कार्बन होता है। स्टील में कितना कार्बन होता है? तो 0.1 से 2% तक स्टील में कार्बन होता है। स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से 2% तक होती है। इसमें आयरन की प्रतिशतता अधिक होती है, ठीक है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ता है, ठीक है। ये काफी बार ये भी पूछा जाता है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो बढ़ता है, ठीक है, ए आंसर होगा। काफी बार पूछ देते हैं तो इसको ध्यान में रखेंगे कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जबकि आर्द्रता की उपस्थिति हो। लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, अतः लोहे का भार बढ़ जाता है। इस दौरान लोहे का भार उतना ही बढ़ता है जितनी की ऑक्सीजन वह ग्रहण करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथन कारण का प्रश्न है, ठीक है, कथन कारण का प्रश्न है। ये साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं। तो ये सही है, ठीक है, ये कथन सही है। साधारणतः यह देखा जाता है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं। तो ये सही हो गया। और कारण देखते हैं, जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है, टैनिन के जमा होने से बनता है, तो ये गलत है, ठीक है, ये कारण गलत हो गया लेकिन कथन सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। ए सही परंतु आर गलत है। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे अच्छे से समझ आएगा। कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है, क्योंकि रेगिन एवं टैनिन पौधों द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ है, जिनमें भूरे रंग का टैनिन चर्म शोधन में प्रयुक्त रोगन की प्रक्रिया में उपयोगी होता है। टैनिन का जंग लगने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, टैनिन का जंग लगने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि
रेगिन एवं टेनिन पौधों द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ है, जिनमें भूरे रंग का टैनिन चर्म शोधन में प्रयुक्त रोगन की प्रक्रिया में उपयोगी होता है। ध्यान रखेंगे, टेनिन से जंग लगने का वास्ता नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। अधातुएं देखते हैं। अधातु कार्बन और उसके भिन्न रूप देखते हैं। कार्बन और उसके भिन्न रूप, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? किसमें कार्बन नहीं पूछ रहा है, तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, तो इन सभी में कार्बन होता है। सब ये सब कार्बन के ही रूप है, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इन सब में कार्बन है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। हीरा कार्बन का अपरूप है, ठीक है, हीरा कार्बन का अपरूप है। इसका अपेक्षिक घनत्व 3.5 है। ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है, इसका अपेक्षिक घनत्व 2.25 होता है। जबकि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो इनमें से कौन सा केवल कार्बन से बना हुआ है? तो केवलार, लेक्सान, ग्राफीन, स्पाइडर सिल्क। तो ग्राफीन जो है केवल कार्बन से बना है, सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है, तो ग्राफीन जो है केवल कार्बन से बना हुआ है। ग्राफीन कार्बन का एक द्विआयामी अपरूप है। ग्राफीन जो है कार्बन का एक द्विआयामी अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप इनमें से नहीं है, वो पूछ रहा है। तो हीरा तो है, ग्रेफाइट भी है, ऑक्सो कार्बन ये नहीं है, फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस भी है। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस ये सब कार्बन के अपरूप ही हैं, लेकिन ऑक्सो कार्बन नहीं है। देखने से लग सकता है कि ऑक्सो कार्बन से इसमें लगा हुआ तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सो कार्बन कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑक्सो कार्बन एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंसिल का लेड है क्या है? तो पेंसिल का जो लेड है, ये देखिए पेंसिल का ये जो लेड है किससे बना होता है? तो ये बना था ग्रेफाइट से, ये आंसर। पेंसिल का लेड है क्या? तो ग्रेफाइट होता है, ये आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। ग्रेफाइट एवं हीरा जो है दोनों कार्बन के अपरूप हैं। हीरा सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। लेड पेंसिल में होता है क्या? तो लेड पेंसिल में होता है ग्रेफाइट होता है, ठीक है। लेड पेंसिल में होता है ग्रेफाइट होता है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। तो वो फैमेन था जो कि सम्मिलित नहीं था। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। तो फैमेन नहीं था। कौन कौन था उस टीम में? तो H.W. क्रोटो था, और R.F. कर्ल थे, और R.E. स्माले थे। ये तीनों थे, लेकिन डी वाला नहीं था, फैमेन नहीं था, ठीक है। 1996 में देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। 1996 में रॉबर्ट एफ कर्ल अमेरिका के, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो ब्रिटेन के तथा रिचर्ड ई स्माले को फुलरेंस जो कि कार्बन का अपरूप था की खोज के लिए रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फुलरीन कार्बन का अपरूप है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संघनित होते हैं। इसका अणुसूत्र C60 होता है। वैज्ञानिक रिचर्ड बकमिंस्टर फूलर के नाम पर इसका नाम फुलरेंस रखा गया है, ठीक है। वैज्ञानिक रिचर्ड बकमिंस्टर फूलर के नाम पर इसका नाम फुलरेंस रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बकमिंस्टर फुलरेंस
तो ये बकमिंस्टर फुलरेन कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षट्भुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बकमिंस्टर फुलरीन है कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षट्भुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, बकमिंस्टर फुलरीन एक गोलीय फुलरीन अणु कार्बन का अपरूप है जिसका सूत्र C60 है। 20 षट्भुजों तथा 12 पंचभुजों से निर्मित इस यौगिक की संरचना में कार्बन परमाणु बहुफलकीय संरचना से आबद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो हीरा में है, ग्रेफाइट में है, कोयला भी, ये कार्बन के कार्बन होते हैं सब में, हो हीरा में भी, ग्रेफाइट में भी, कोयला में भी, लेकिन बालू में नहीं है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। हीरा जो है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। इसका आपेक्षिक घनत्व 3.5 है। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है जो स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार होता है, जबकि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस में कार्बन मिलता है? तो इनमें से कार्बन किस में मिलेगा? तो लिग्नाइट, लिग्नाइट ये कोयला है ना, लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन मिलेगा। टीन इसमें नहीं, चांदी इसमें भी नहीं, लोहा इसमें भी नहीं। ए आंसर हो जाएगा लिग्नाइट में। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, ए आंसर हो जाएगा। कोयले के खनिजों को कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। पीट में कितना कार्बन होता है? तो पीट में 50 से 60% तक कार्बन होता है। लिग्नाइट में 25 से 30% तक, बिटुमिनस में 45 से 85% तक और एंथ्रासाइट में 85% से अधिक होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला है जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक कार्बन अंश होता है? तो किस में सबसे ज़्यादा? एंथ्रासाइड में होता है, 85% या उससे अधिक कार्बन होता है। ठीक है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक कार्बन प्रतिशत कार्बन का अंश होता है? तो एंथ्रासाइड में सबसे अधिक होता है, 85% से अधिक होता है कार्बन एंथ्रासाइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। तो कार्बन की मात्रा जो होती है ढलवा लोहा में अधिकतम होती है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, ढलवा लोहा पिग आयरन में कार्बन की मात्रा 3.5 से 4.5 तक होती है, मतलब 3.5 से 4.5% तक होती है। ढलवा लोहा पिग आयरन में कार्बन की मात्रा 3.5 से 4.5% तक होती है। जो दिए गए अन्य विकल्पों, पिटवा लोहा में कितना कार्बन होता है? तो 0.04 से 0.08%। स्टील में 1.5% कार्बन और मिश्र धातु स्टील में 0.1 से 1% से अधिक होती है। लेकिन ढलवा लोहा पिग आयरन में 3.5 से 4.5% तक कार्बन की मात्रा होती है। तो इनमें ढलवा, पिटवा लोहा, स्टील, मिश्र धातु स्टील, इनमें सबसे ज़्यादा ढलवा लोहा में हो जाएगा। ठीक है, 3.5 से 4.5% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? तो इनमें से गंधक जो है क्रिस्टल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रवा या क्रिस्टल नहीं है? तो इनमें से गंधक जो है क्रिस्टल नहीं है। हीरा है, क्वार्ट्ज है, ग्रेफाइट है। नमक, चीनी, हीरा, क्वार्ट्ज, बर्फ, ग्रेफाइट इत्यादि क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं, जबकि गंधक क्रिस्टल की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है किससे? तो
हीरा से खरोंचा जा सकता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से खरोंचा जा सकता है, उत्कीर्ण किया जा सकता है या खरोंचा जा सकता है, एक्वा रेजिया अम्ल राज से, इससे नहीं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, इससे भी नहीं। तो हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से खरोंचा जा सकता है। किस पे? तो कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है। तो 1 और 2 हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 से सी आंसर होगा। हीरे का उपयोग कांच को, देखिए, हीरे का उपयोग कांच को काटने तथा उस पर उत्कीर्ण करने या खरोंचने में होता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF का प्रयोग भी कांच पर उत्कीर्ण करने या खरोंचने में होता है। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है। यही कारण है कि हाइड्रोफ्लोरिक का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जाता है। ठीक है, यही कारण है कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का भंडारण कांच की बर्तनों में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है कितना? तो 200 मिलीग्राम होता है। हीरे की बिक्री भार की इकाई कैरेट में होती है। 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए, कैरेट का उपयोग किसी हीरे का वजन बताने के लिए किया जाता है। कैरेट का उपयोग किसी हीरे का वजन बताने के लिए किया जाता है। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम बराबर 200 मिलीग्राम होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 200 मिलीग्राम, 0.2 ग्राम बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफीन आजकल प्रायः सुर्खियों में रहता है, उसका क्या महत्व है? तो ग्राफीन आजकल सुर्खियों में रहता है, उसका क्या महत्व है, ये देखते हैं। 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही है ये देखना है। तो ग्राफीन आजकल प्रायः सुर्खियों में रहता है, उसका महत्व है वह एक द्विआयामीय पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। तो ग्राफीन जो है यह एक द्विआयामीय पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है, तो ये सही है। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है, तो ये भी सही है। और वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ग्राफीन जो है ये सिलिकॉन से बना होता है, ये गलत हो गया। उसका टच स्क्रीन LCD और कार्बनिक LED के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सही है। उसका टच स्क्रीन, ये ग्राफीन का क्या है, तो इसका टच स्क्रीन उसका टच स्क्रीन LCD और कार्बनिक LED के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही हो गया, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, सी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो इनमें से कौन सबसे अधिक मजबूत होगा? तो जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील और ग्रेफीन में इनमें ग्रेफीन सबसे मजबूत होगा। जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील और ग्रेफीन में ग्रेफीन सबसे मजबूत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें 4 कथन दिए गए हैं, कौन इनमें से सिलेक्ट करना सही होगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कूट का उत्तर सही उत्तर का चयन करना है इनमें से। तो सही कौन सा है इनमें? 4 जो स्टेटमेंट है इसमें से। तो कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता। तो कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता, तो ये सही है। और हीरा जो है तांबा व लोहे से कठोर है,
तो ये भी सही है। हीरा जो है तांबा व लोहे से कठोर है, तो सही है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा सही होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति से जल में अस्थायी कठोरता हो जाती है। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति से जल में अस्थायी कठोरता हो जाती है। इसके घुले रहने से जल को उबालने पर भी इसकी अस्थायी कठोरता दूर नहीं होती है, अतः यह उपयोग योग्य नहीं रहता। हीरा सबसे कठोर होता है, यह किसी द्रव में नहीं घुलता तथा इस पर अम्ल, क्षार इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है तथा वनस्पति घी के निर्माण में नाइट्रोजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो वहाँ बोल रहा था कि वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो 20% या 21% ही होता है ना, नाइट्रोजन 78% होता है, तो मुख्य घटक नाइट्रोजन हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है तथा वनस्पति घी के निर्माण में नाइट्रोजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। इस प्रकार कथन 1 एवं 2 सही है, जबकि कथन 3 और 4 गलत है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो भारी मशीनों के लिए स्नेहक ग्रेफाइट होता है। सी आंसर हो जाएगा। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो ग्रेफाइट जो है स्नेहक है। एक्सप्लेनेशन देखिए। ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। यह कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कौन होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वही शुष्क बर्फ होता है। देखिए एक्सप्लेनेशन, सी आंसर होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यही शुष्क बर्फ होता है। सी आंसर होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सूखा बर्फ कहलाता है। तो सूखा बर्फ कौन कहलाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखा बर्फ कहते हैं। डी आंसर हो जाएगा। काफी बार रिपीट होता है सूखा बर्फ, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसी को सूखा बर्फ कहते हैं। किसको? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है। तो रासायनिक रूप से सूखी बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। डी आंसर हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? तो जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बी आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है किसी भी एग्जाम्स में। ठीक है, शुष्क बर्फ होता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सी आंसर हो जाएगा। कितनी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो इनमें से सिलीनियम जो है विद्युत का मंद चालक नहीं है। सिलीनियम, सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस ये सब तो है, लेकिन सिलीनियम जो है विद्युत का मंद चालक नहीं है। सिलीनियम बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। विद्युत का चालन धात्विक गुण है। किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर धात्विक प्रकृति
बढ़ती है तथा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। अतः उपर्युक्त में सर्वाधिक विद्युत चालक सिलीनियम है। सिलीनियम एक अधातु है। भूरा सिलीनियम एक अर्धचालक है। यह अंधेरे की अपेक्षा प्रकाश में विद्युत का अच्छी प्रकार चालन करता है। इसकी खोज 1817 ईस्वी में स्वीडिश रसायन विज्ञानी बरोन जोन्स जैकब बर्जीलियस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन और उसके यौगिक से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोजन और उसके यौगिक से संबंधित, तो एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो हाइड्रोजन के साथ इसका XH4 हो जाएगा। ठीक है, XH4 हो जाएगा। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो XH4 हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो 11.11%। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो 11.11%। पानी, भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता 11.11%। ठीक है। H2O जल का आणविक द्रव्यमान 2+16 18 ग्राम पर मोल है। जल की उपस्थिति, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2। जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत 2 × 100/18, 2 × 100/18 मतलब 2/18 × 100, तो 11.11%, 11.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अनुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 ग्राम उष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी उष्मा उत्पन्न होगी? तो 580 ग्राम उत्पन्न होगी। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अनुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम उष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी उष्मा उत्पन्न होगी? तो 580 ग्राम उत्पन्न होगी। हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन का 1 मोल होता है। H2 हाइड्रोजन का 1 मोल होता है। हाइड्रोजन का 1 मोल बराबर 2 ग्राम। 4 ग्राम से उत्पन्न ऊर्जा 290 × 2 580 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन के जलाएंगे तो पानी बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बन जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन देखिए, हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती। हाइड्रोजन जो है बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जल का निर्माण करेगी। हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती, और यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जल का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो निम्नलिखित में से न्यूनतम वायु प्रदूषण हाइड्रोजन करेगा। मिट्टी का तेल बहुत ज़्यादा, कोयला से भी ज़्यादा, डीजल से भी ज़्यादा ही होगा इन तीनों से, लेकिन हाइड्रोजन से वायु प्रदूषण न्यूनतम होगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करेगा? तो हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए एक क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन एक स्वच्छतम दहन ईंधन है। इसके जलने से केवल जल उत्पन्न होता है, जबकि कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल आदि जीवाश्म ईंधन या कार्बनिक ईंधन कहलाते हैं, जिनके जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड आदि हानिकारक गैसों का
हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारी जल एक प्रकार का है, तो भारी जल जो है क्या है, तो मंदक है। भारी जल मंदक है, बी आंसर हो जाएगा। भारी जल D2O का प्रयोग परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O बनाता है, जिसे भारी जल कहते हैं। ठीक है, तो भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है, तो अभी आपने देखा कि भारी जल का रासायनिक फार्मूला D2O होता है, बी आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारी जल का रासायनिक फार्मूला D2O होता है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला D2O है तथा भारी हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र D2 है। D2O रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। इसका सापेक्षिक घनत्व पानी की सापेक्ष 1.1 तथा हिमांक साधारण जल से थोड़ा अधिक होगा। हेवी वाटर का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक, भारी जल का उपयोग मंदक और शीतलक, कूलेंट दोनों ही रूपों में किया जाता है। ठीक है, जो हेवी वाटर का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक और शीतलक, कूलेंट और मॉडरेटर दोनों के रूप में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे पूछ रहा था कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है तो मंदक और शीतलक दोनों के रूप में। ठीक है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, कूलेंट और मॉडरेटर दोनों के रूप में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है, शीतलक और मंदक दोनों के रूप में, ध्यान रखेंगे इसको। गुरु जल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु जल क्या है, तो गुरु जल जो है ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, D2 होता है ना, तो वो हैवी हाइड्रोजन होता है और O ऑक्सीजन होता है, D2O होता है। गुरु जल जो भारी जल है वही है। गुरु जल क्या है, तो ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान जो है आइसोटोप ले लेता है, सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग को मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।